नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी में आगामी 30 नवंबर को एमबी इंटर कॉलेज परिसर में भव्य ईजा बेड़ी महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसका लोगो आज जिलाधिकारी वंदना सिंह सहित जिले के अधिकारियों ने लॉन्च किया है। इस दौरान जिले के 713 करोड़ की 249 योजनाओं का लोकार्पण और साथ ही शिलान्यास किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सीएम और प्रभारी मंत्री सहित जिले के सभी विधायक भी मौजूद रहेंगे। ईजा बेड़ी महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि वंदना सिंह ने आज लोगो भी लॉन्च किया है। आपको बता दें कि हल्द्वानी में यहां पर सीएम भी मौजूद रहे और ईजा बेड़ी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज वंदना सिंह ने लोगो भी लॉन्च किया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि यहां पर सीएम भी मौजूद रहेंगे और साथ ही ईजा बेड़ी महोत्सव का आयोजन होना है। सभी आयु समूह की महिलाओं, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश हमारे जनपद को दिए थे कि राज्य स्तर पर महिलाओं के सम्मान में और महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की जो योजनाएं चल रही हैं, महिलाओं का जो राज्य की आर्थिकी में, यहाँ के कल्चर में महत्व है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए एक हम महिलाओं को एक मंच प्रदान करने के लिए एक प्रोग्राम करें। तो इसमें हम लोगों ने इस तरह की तैयारियां करी हैं। ईजा बेड़ी महोत्सव के नाम से ये 30 नवंबर को आयोजित हो रहा है। मैम थोड़ा इधर भी देखते रहिएगा। भारत सरकार के उपक्रम हडको यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक संजय कुलश्रेष्ठ ने भी इन दिनों उत्तराखंड दौरे पर है। आपको बता दें कि अपने इस दौरे में राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी से राज्य के विकास में हडको की भागीदारी और भावी योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। देहरादून में हडको के क्षेत्रीय कार्यालय में राज्य के विकास में हडको का योगदान अक्सरित करने हेतु उन्होंने कई स्तर पर बैठकें भी की और इसके साथ में हडको के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक संजय कुलश्रेष्ठ ने भी शासन स्तर पर मुख्य सचिव एस संधू एवं अपार मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम और साथ ही सचिव पर्यटन सचिव कुर्वे और टीएचडीसी ऋषिकेश के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक आरके बिश्नोई से मुलाकात की। आपको जो है सर पुरस्कार भी जो है, हडको एक बहुत प्रीमियम संस्था है जो बहुत ही यूनिकली प्लेस्ड है। हडको 3-4 तरीके से भारत सरकार के साथ मिलकर, राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करती है। मेनली हडको एक एनबीएफसी है जो राज्य सरकारों द्वारा प्रमाणित परियोजनाओं को जो राज्य के डेवलपमेंट से डायरेक्टली रिलेट करती हैं, जिनका जो आउटपुट है डायरेक्ट जनता के लिए किया जाता है, उनको वित्तीय पारिशन करती है। आपको जो है सर पुरस्कार भी जो है हमें मिला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए अभी तक देश और विदेश में 20 लाख करोड़ का करार हो चुका है और हरिद्वार और देहरादून के उद्यमियों से 37,000 करोड़ के ज्यादा के एमयू साइन भी किए जा चुके हैं। और धामी ने यह भी कहा कि राज्य के जीएसटी बढ़े, उसको लेकर भी काम शुरू कर दिया गया है। राज्य के लिए लाभकारी उद्योगों को कार में भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से काम आगे भी बढ़ रहा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने भी कहा कि अच्छी बात है कि अब तक 20 लाख करोड़ के कार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हो चुके हैं और वहीं हरिद्वार और देहरादून के लिए 304 कंपनियों से हुआ 37,000 करोड़ रुपए एमओयू में भी किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। और साथ ही आपको बता दें कि रोजगार भी बढ़ेगा, अवसर मिलेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टर समिट को लेकर भी लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। सफल संपादन के उद्योगपतियों का सहयोग और समर्थन भी मिल रहा है। आपको बता दें कि 37,000 करोड़ रुपए का एमओयू जो है वो साइन हो चुका है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार तैयारियां भी जारी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर 37,000 करोड़ से ज्यादा एमओयू साइन हो चुके हैं और उद्योगपतियों का भी काफी समर्थन मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि 37,000 करोड़ रुपए पर जो साइन हो चुके हैं एमयू, वो भी बहुत बड़ी बात है और साथ ही उद्योगपतियों का भी हमें साथ मिल रहा है।
जिसको लेकर लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उन्होंने कई मीटिंगें उन्होंने की हैं और उसको लेकर अभी जो है 37,000 करोड़ से भी अधिक के MOU साइन हो चुके हैं। ये हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के जो उद्यमियों के लिए एक बहुत ही बड़ा एक जो निवेश हो रहा है, आने वाले समय में बहुत ही चहुमुखी विकास यहाँ का होगा। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा सुरंग के पास ही डटे हुए हैं। मधु भट्ट ने यह भी कहा कि सरकार युद्ध स्तर पर सिलक्यारा में कार्य कर रही और कुछ देर बाद सूचना भी मिल जाएगी कि वो श्रमिक वहां पर जो है वो फंसे हुए थे, उनको बाहर निकाल लिया गया है। उनके पास में खाना, ऑक्सीजन भी समय पर पहुंच रही है। उनके परिवार वालों के लिए भी निःशुल्क रहने की खाना व्यवस्था की भी सरकार ने की हुई है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि दिक्कत सिर्फ कांग्रेस को है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी का खिसकती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर भी केवल हर मामले में कांग्रेस राजनीति का चश्मा लगाकर सब कुछ देखती है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इस समय इस पूरा उत्तराखंड के प्रत्येक जो उनके पास पूरे परिवार की, हर किसी की उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। वो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री जो होता है संरक्षक होता है, परिवार का मुखिया होता है। उस मुखिया के नाते वो अपनी पूरी जो है पूरी भूमिका को बहुत ही एक मैं कहूँगी बहुत जो एक परिवार का मुखिया होता है उस तरीके से उस भूमिका को निभा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से पल पल की अपडेट ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस को ही इस बात से दिक्कत हो रही है, क्योंकि ना तो इनके कहीं कोई शीर्ष नेता दिखाई देता है, न कहीं कोई इस विषय पर चर्चा कर रहा है। ऋषिकेश के मायाकुंड स्थित नीरज देवभूमि चैरिटेबल शिक्षण संस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर 28 छात्रों को संस्था की अध्यक्ष नीरज गोयल ने मदद दी है। आपको बता दें कि छात्रों को सर्दी का मौसम देखते हुए स्वेटर और अन्य गर्म जो कपड़े हैं वो भी वितरित किए गए। इस दौरान छात्रों को समाज सेवी मैंक भाटिया और चेरी भाटिया के सहयोग से गर्म कपड़े वितरित किए गए। गर्म कपड़े पाकर छात्र काफी खुश नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें ऋषिकेश की हैं, जहां पर नीरज देवभूमि चैरिटेबल संस्थान ने बच्चों की मदद की है और 28 छात्रों की सहायता की है, जहां पर सर्दी को देखते हुए गर्म कपड़े वितरित किए गए और साथ ही छात्र जो हैं स्वेटर पाकर, गर्म कपड़े पाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि बच्चों को गर्म कपड़े वितरित किए जा रहे हैं ताकि बच्चे ठंड से बच सकें। और साथ ही आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि जहां पर बच्चों को स्वेटर के साथ में खाने पीने की चीजें भी दी जा रही हैं। नीरज देवभूमि चैरिटेबल संस्थान ने 28 छात्रों की सहायता की है। उधम सिंह नगर जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित झनकैया पर गंगा स्नान के शुभ अवसर पर साप्ताहिक सुप्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है। आपको बता दें कि इस बार गंगा स्नान का मेला 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा और कार्तिक पूर्णिमा को हजारों की संख्या में यूपी, उत्तराखंड और नेपाल से श्रद्धालु खरीदारी और डुबकी लगाने आते हैं। आपको बता दें कि झनकैया मेले में सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई समेत कई मुद्दों को लेकर आधिकारिक रविंद्र सिंह बिष्ट, पुलिस क्षेत्र अधिकारी वीर सिंह ने भी एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें संबंधित लोगों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। आगामी जो झनकैया मेला है ये 27 से 2 दिसंबर तक यहाँ पे लगेगा, तो उसी के दृष्टिगत आज पुलिस प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पे कमेटी के मेंबर हैं, मेला समिति के तथा जितने भी दुकानदार हैं और क्षेत्र के जो भी लोग हैं उन सभी की यहाँ पे बैठक ली गई थी। तो उसमें उनसे जो भी हमसे रिक्वायरमेंट हैं, समस्याएं पूछी गई थी और फिर उन्हें झनकैया में जो 27 तारीख से 2 तारीख तक जो गंगा स्नान का पर्व मनाया जाता है, जिसमें पूरा मेला यहाँ पर हमारे क्षेत्र में काफ़ी समय से चला आ रहा है।
इसमें पानी की जो नहर जा रही है उसमें हमने एसडीओ को निर्देशित कर दिया कि यहाँ पानी छोड़ेंगे तो पानी की कोई समस्या पैदा नहीं होगी। और आज हमने यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने मीटिंग करी, जितने भी मेला में जिनकी दुकानें लगेंगी और मेला के जो अधिकारी है और जो कमेटी है मेला कमेटी, उनसे भी हमने वार्ता की है। देहरादून के विकासनगर शहर में दिन दहाड़े हरियाणा के 2 युवकों ने जमीनी विवाद में 2 लोगों को गोली मार दी। इस गोलीकांड में 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि पुलिस के आने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोपियों की गाड़ी को पुलिस ने जब्त भी कर लिया है। मैं कहा जो इधर से रास्ता नहीं है, मैं जाऊँ उधर को, मैं कह रहे थे हम जमीन देखने जा रहे हैं। जमीन किसकी है? मैं तो हमारी है। तो कह रहे थे हमारी है, हम ले रहा लगी जैसी। ऐसा है जी, हम तो गांव में रहते हैं अपने आप जी। मेरी माँ और पापा बेड रेस्ट है, वो बेचारे बाहर नहीं आ पाए और मम्मी आई और उन्होंने कहा कि हमने ये जमीन ले रखी ऊपर की। तो मम्मी ने बोला कि भाई ये जमीन तो हमारी है, ये तुम कैसे ले ली? तो मम्मी को उन्होंने गोली दिखाई, मतलब बंदूक राइफल दिखाई उन्होंने। और मम्मी ने कहा भाई मार लो, अगर तुम्हारी है तो मार लो। तो फिर वो चले गए नीचे। फिर मामा जी ने बोला कि भाई इनके बच्चों से बात कर लेना, जब वो गाँव से आ जाएंगे और उनके बच्चों से बात कर लेना। और मामा जी को उन्होंने गोली मार दी। किसको गोली मारी? बघेल सिंह को। देखिए अभी जो प्रकरण संज्ञान में आया इसमें बघेल सिंह की इसमें मृत्यु हुई है और इसमें कत्ल लड़का है जिसकी जब ये बदमाश या जो भी यहाँ पर व्यक्ति आए थे, 2 जो यहाँ पर भागे वो स्कूटी छीन के ले गए, तो वो भी इंजर्ड है। अभी तक जो घटनाक्रम में बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट इसलिए नहीं हो पा रही कि जो कारण क्या था ये नहीं आ पा रहा। ये कुछ बताते हैं कि पहले कोई जमीन भी थी जो किसी अन्य के नाम पर है और इस पर परिवार में चली आ रही है। बहुत सारे कारण बताए गए लेकिन कोई स्पष्ट कारण नहीं है और न ही हत्या का कोई अभी तक कोई ऐसा मोटिव डायरेक्टली पूछताछ में लोगों से पता चला है। नैनीताल जिले में शुक्रवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया। नैनीताल कोटाबाग ब्लॉक में बागनी पुल के पास में एक कार गहरी खाई में जाकर गिर गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। खाई में गिरी कार दिल्ली की बताई जा रही, जो कि सड़क से 500 मीटर नीचे जा गिरी। कार में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी क्राइम सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचे। इस हादसे को लेकर नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि खाई में गिरे वाहन का नंबर दिल्ली का है और यह हादसा शुक्रवार की देर रात हुआ। हादसे के बाद में उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार और एसडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल की ओर से रवाना हुई और हादसे के बाद में मृतकों की शिनाख्त कर ली गई है। जो कोटाबाग ब्लॉक में बागनी गांव से के आसपास गाड़ी गिरने की घटना कल रात अभी संज्ञान में आई है। घटना जो हुई है वो देर रात हुई है और इसकी जो सूचना मिली है वो आज लगभग 2:15 बजे प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना मिली है। स्थानीय जो पुलिस की टीम है वो मौके पर अभी पहुंच गई है, वहां रेस्क्यू चल रहा है और स्थानीय जो राजस्व अधिकारी हैं वो भी वहां मौके पर पहुंच गए हैं। अन्य जो एसडीआरएफ वगैरह की टीमें हैं वो अभी कोटाबाग से लगभग आधे घंटे की दूरी पर हैं, वो पहुंच जाएंगी। रुद्रपुर शहर और चौराहे पर सीसीटीवी लगाकर अपराध पर नियंत्रण और यातायात को सुचारू रूप से चलाने का काम लगातार जारी है। साथ ही आपको बता दें कि विधायक निधि से विधायक शिव अरोरा ने 48 कैमरे पुलिस विभाग को समर्पित किए हैं और इन कैमरों पर पुलिस पर पूरी तरह से नियंत्रण रहेगा, जिसका लोकार्पण विधायक शिव अरोरा और साथ ही एसएसपी उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी ने नारियल फोड़कर किया। और विधायक शिव अरोरा ने पुलिस विभाग जहां पर जरूरत के अनुसार कैमरे लगाने को कहा गया और उसको पूरी प्राथमिकता के आधार पर करवाने का कार्य भी करेंगे। विधायक ने दूसरे चरण के लिए 10 लाख की धनराशि जारी करने की घोषणा की है। आदरणीय शिव अरोड़ा जी जो शहर का सबसे युवा और ऊर्जावान और टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव टेक्सावी है ना प्रोग्रेसिव विधायक जी है, उनका हमेशा हमारे सपोर्ट रहता है। हमारे हर काम में वो सपोर्ट करते हैं। पिछले साल विधायक जी ने हमारा बस एक कहने पर
हमने चाहा कि ये पूरा बाजार को घेराबंदी के रूप में सीसीटीवी के रूप में एक सीसीटीवी ग्रिड बना के सीसीटीवी घेराबंदी करना चाहते थे, और जो हमेशा 24/7 24/7 365 डेज वो कंट्रोल रूम से लिंक्ड है और उसकी सर्विलांस कंप्लीटली कंटिन्यूसली होता रहता है और उसकी बैकअप रहती है। ऐसी एक ग्रिड बनाने का चाह रहा था, तो तुरंत हमने श्री अरोड़ा जी ने कुछ भी नहीं पूछा, तुरंत बोला कि फंड सैंक्शन है, चाहे कितना भी हो। तो इसी का वो है कि लोकार्पण का समारोह है आज। पूरा बाजार आज जो है सीसीटीवी घेराव में आ गया है। 7.5 लाख रुपए में मोर देन 50 कैमरास लग चुके हैं, जो 365 दिन लगातार मॉनिटरिंग होंगे। सीसीटीवी अपराधी को पकड़ने में और अपराध को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अनुभव के आधार पे आ रहा है। जितने भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं उसमें 90% अपराधियों सीसीटीवी की बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे भी हम जानते हैं जहाँ पर ये लिखा होता है आप सीसीटीवी की नजर में, वह अपराधी अपराध करने की हिम्मत नहीं। तो हमने संकल्प लिया इस रुद्रपुर को सीसीटीवी से कवर करने का, और सीसीटीवी में कवर करते हुए चाहे डीडी चौक से गाबा चौक है, गाबा चौक से इंदिरा चौक है, बाजार का क्षेत्र है, अग्रसेन चौक, भाटा चौक, भगत सिंह चौक, राज मंदिर, इन सारे क्षेत्र को सीसीटीवी से कवर। लगातार सर्दी बढ़ रही है और सर्दी बढ़ने के साथ साथ दिल के मरीज और सांस लेने में तकलीफ को लेकर संक्रमण का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में दीपावली के बाद पूरे वातावरण में प्रदूषण भी काफी ज्यादा बढ़ गया, जिससे दिल के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीजों को संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दून अस्पताल के CMS डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि डायबिटीज से संबंधित मरीज या फिर किसी को किडनी की प्रॉब्लम अगर हो तो केस में संक्रमण के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही सांस फूलने की बीमारी एक सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि सभी लोगों से अपील है कि ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने और गर्म पानी भी पीते रहे। साथ ही उन्होंने लोगों की और भी कई जानकारियां दी हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल एज ए चेस्ट फिजिशियन मैं सभी आप लोग के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा। दिवाली के बाद अब देखा है पॉल्यूशन तो कम हो चुका है दोबारा, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जो सांस के पुराने मरीज हैं, दिल के मरीज हैं या कोई और पुरानी बीमारी जैसे डायबिटीज होना, किडनी की प्रॉब्लम होना, ऐसे में संक्रमण के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सांस का फूलने की एक बीमारी का एग्जासर्बेशन मतलब उसका बिगड़ जाना एक कॉमन चीज़ है। ऐसे में सभी से अपील है कि ठंड से बचकर रहें, गर्म कपड़े पहने, पानी वगैरह पीते रहें, क्योंकि पानी काफ़ी लोग कम कर देते हैं पीना। तीसरा, इस चीज़ को इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर से संपर्क में जरूर रहें। बहुत लोग अच्छा मौसम सोच के दवाइयाँ बंद कर देते हैं। तो वहीं उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों के लिए 26 नवंबर से अग्निवीर भर्ती शुरू होगी। आपको बता दें कि 1 दिसंबर तक चलेगी। कोटद्वार स्थित आर्मी के आपको बता दें कि विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में आयोजित होने वाली है और कोटद्वार में दूसरी बार में आयोजित अग्निवीर भर्ती को सकुशल संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली। अग्निवीर भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर स्थानीय प्रशासन कई दौर की बैठकें जो है वो अलग अलग विभागों के साथ कर चुका है। पता है कि जो हमारे माननीय डीएम सर हैं और एसपी मैम द्वारा भी काफ़ी इसमें मीटिंग ले चुकी है और सब चीज़ की प्रिपरेशन लगभग कर ली गई है। तो इसमें हमारी मुख्यतः एक तो ट्रैफिक संचालन हो गया, एक लॉ एंड ऑर्डर हो गया, और जो तरीके से भर्ती है वो होती रहे, तो इसके लिए हमने सारी व्यवस्था कर ली है और पूरी ड्यूटीज़ भी तैनात रहेगी। काशीपुर के लक्ष्मीपुर पट्टी की काली कॉलोनी में हुए 2 सगी बहनों की हत्या के पीछे पुलिस तंत्र मंत्र को मानकर चल रही है। आपको बता दें कि हालांकि जांच लगातार जारी है और जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। एक शव तो आपको बता दें कि 3-4 दिन पुराना बताया जा रहा है और फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और अली हसन के घर में उसकी 2 बेटी मृत अवस्था में पाई गई और इस दोहरे हत्याकांड से शहर में सनसनी फैली हुई है। एसपी अभय सिंह और सीओ वंदना वर्मा पुलिस बल के साथ में घटनास्थल पर पहुंचे और मौके पर निरीक्षण किया और लोगों और पड़ोसियों से लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान पता चला कि अली हसन का परिवार तंत्र मंत्र पर विश्वास रखता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
लक्ष्मीपुर कोतवाली में सूचना प्राप्त हुई थी कि ये लक्ष्मीपुर पट्टी है और यहाँ पर एक खाली मोहल्ला है। यहाँ पर एक घर में 2 सगी बहनों की लाश मिली है और घर से कुछ लोग फरार हैं। तो इस सूचना पर हम लोग मौके पर पहुंचे तो वहाँ जाकर देखा गया तो वहाँ पर 2 लड़कियां हैं जिनकी उम्र अभी वेरीफाइड नहीं है। वो उसी दोनों सगी बहनें हैं और इनकी वहाँ पर लाश मिली है और जिसको कब्जे पुलिस लेकर हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके अलावा घर में इसके अभी जो परिजन है इसमें इसकी माता और भाई बहन भी वहाँ पर मौके पर मिले थे, जिनके द्वारा कुछ इस प्रकार की बातें बताई गई। 3-4 दिन से इन लड़कियों पर कुछ भूत प्रेत का इस प्रकार का साया था जिस कारण इनकी मृत्यु हुई है। खबर विकासनगर से है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। आपको बता दें कि झड़प में गोलीबारी भी हुई और वहीं आरोपी 2 लोगों पर गोली मारकर फरार हो गए। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक गोली लगने से एक ही मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का उप जिला चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा। सूचना मिलने पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। हाँ, 2 लोग ये गनशॉट की चोट के साथ आए हैं। एक 65 वर्षीय श्री भगत सिंह जी हैं, ये तो मृत अवस्था में लाए गए थे हमारे यहाँ। इनकी वहीं पे या रास्ते में कहीं मृत्यु हो चुकी थी। और दूसरे हैं धर्म सिंह जी 24 साल के, इनके हाथ में गोली लगी हुई है। तो जो जिनकी चोट लगी है गोली, इनकी अभी एक्सरे वगैरह हो रहा है और इलाज किया जा रहा है और जो मृत्यु हो चुकी है उसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। हल्द्वानी में सामाजिक उत्थान में कई प्रकार के सराहनीय कार्य करने वाली महिला पुनर्वा समिति द्वारा 51 गरीब निर्धन कन्याओं का विवाह किया गया। आपको बता दें कि पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच में आयोजित इस कार्यक्रम में हल्द्वानी सहित आसपास के इलाकों से गरीब और निर्धन परिवार की कन्याओं का विवाह करते हुए सभी प्रकार के खर्च समिति द्वारा उठाए गए। इसके पूर्व भी महिला पुनर्वा समिति 281 निर्धन कन्याओं के विवाह कर चुकी है और बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंचकर वर और वधू को आशीर्वाद देने के लिए आए। अच्छी पहल है। पुनर्नवा महिला समिति की सदस्यों ने पहले भी इस प्रकार से विवाह किया है और अभी ये संख्या 51 थी, जिसमें से कि कुछ इनके नॉर्म्स होते हैं, आधार कार्ड और वर वधू की रजामंदी, उनके परिवार वालों की रजामंदी, सभी कुछ देखते हुए किया जाता है। तो अभी जो है 42 यहाँ विवाह हो रहा है निर्धन कन्याओं का। पुनर्नवा महिला समिति है, जिसमें कई सालों से हम लोग सामूहिक विवाह करवाते आ रहे। सन 2009 से हम लोग शादियां करवा रहे हैं और आज यहाँ पर हमारे 42 जोड़ों की शादियां हो रही हैं, जो कि ये जरूरतमंद कन्याएं हैं। उन लोग इसमें जो लड़कियां हैं वो तो सब उत्तराखंड की हैं, हल्द्वानी के आसपास की। और हमारे पास मैम का फोन आया था तो उन्होंने हमें बताया था। फिर उसके बाद जो हमने कागज लगाया अपने जो भी था, उसके बाद जो हमारी शादी हो रही है तो बढ़िया है एकदम। किस तरह से देखते हैं इस कार्यक्रम को? जी बढ़िया करके देखा है। तो वो किस तरह से देखते हैं हम? अच्छा लगता है। हम लोग 2009 से सामूहिक विवाह करवा रहे हैं। अभी तक हाईएस्ट स्कोर हमारा 21 होता था, लेकिन इस बार प्रभु की कुछ ऐसी इच्छा बनी कि हमारे पास हमने 42 कन्याओं का विवाह, ये लोग आ गए तो स्वयं आए, तो हमको उनका सारा इंतजाम करना पड़ा। जरूरतमंद होते हैं, समाज का भी हमको सहयोग मिलता है। इसमें से जो वर पक्ष है वो तो बाहर से भी आया है। महिला समिति की जो अध्यक्ष हैं ललिता बोरा, उनके द्वारा कई 3-3 महीनों का इनका रहता है और ये इसमें मेरे ख्याल से बरेली से भी हैं, इधर गोलापार से भी हैं, सितारगंज से भी हैं, अनेक जाति के लोग आते हैं। और अभी तक परमात्मा की कृपा से और गुरुजी की कृपा से हम इससे पहले 281 हमने पहले किए थे, आज 51 और हैं। कम डालिएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
इसका काम है फेविकोल के रूप में काम करना। ये तो फेविकोल है एमआईएम के रूप में। ये तीनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। तेलंगाना की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, आपकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, आपकी पहचान को समाप्त करने वाले ये लोग हैं और ये माफिया को पनपाने वाले लोग हैं। भाइयों बहनों, इन तीनों में से किसी को भी वोट जाएगा, ये तीनों ही सबल होंगे, मजबूत होंगे। इसलिए मैं आया हूं आपके पास अपील करने के लिए। आज आपने देखा होगा वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है। ये नया भारत है। आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर